हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे फोर्थ पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट DULB के एग्जाम पैटर्न या प्रिपरेशन पे बेस्ड है और आज हमारे साथ अनस हैं जो कि लॉ फैकल्टी के एक छात्र हैं फर्स्ट ईयर के। तो आज इनसे जानेंगे इनके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, बुक्स स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनस के इंट्रोडक्शन से। तो अनस, आप अपना एक ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन या अपना परिचय दें। जैसे कि आपने बताया भैया कि हम लॉ फैकल्टी से हैं, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताएं कि पढ़ाई मेरी पूरी लखनऊ से ही हुई है। हाँ, लखनऊ का काफ़ी आपने सुना होगा, CMS से ही मेरी स्कूलिंग हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही BA प्रोग्राम में मैंने ग्रेजुएशन किया। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अरब कल्चर सब्जेक्ट थे मेरे। काफ़ी एक अच्छा अनुभव रहा लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आए तो एक और अच्छा अनुभव मिला। और लॉ फैकल्टी में आने का एक मतलब काफ़ी रीज़न थे मेरे पास। एक सेकेंड जनरेशन लॉयर होना, मतलब बनना आगे चल के, और एक लीगल बैकग्राउंड होना, और फिर अब उसको उस पर इम्प्लीमेंट करना। तो ये चीज़ें एक स्टार्टिंग से थी दिमाग में कि नहीं, हाँ यही करना है। और फिर जब यही करना है तो बेस्ट जगह से करना है। और बेस्ट जगह क्या होगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसलिए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज कर लिया। अच्छा, एक चीज आप ये बताएं कि जैसे आपने 12th किया होगा तो आपके पास ऑप्शन थे 5 इयर्स लॉ चूज करने के जी। तो आपने 3 इयर्स लॉ क्यों चूज किया? यानी कि आपने पहले ग्रेजुएशन किया फिर लॉ चूज किया। तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो कि मैं आपको और जो बच्चे देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं 12th में था, मेरा मतलब 12th बायो साइड से था। एक काफ़ी अलग अलग फील्ड रही। तो मेरी मदर के साइड मेडिकल बैकग्राउंड था, तो ये प्रेशर होता है घर वालों का कि नहीं, घर पे जो फील्ड है, फादर लॉयर थे, और तो ये रहता है ना कि एक वो जो फील्ड है तो आप उसी को ऑप्ट करिए। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, स्टार्टिंग से ही लॉ करना था। तो 12th में बायो साइड से थे और मैंने नीट की प्रिपरेशन भी करी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा। अच्छा जी, नीट की प्रिपरेशन भी करी 1 साल। लेकिन बस एक मन में एक वो रहता है कि नहीं यार, जो करना है वो तो करना है। तो नीट में नहीं इतना अच्छा स्कोर रहा मेरा, क्योंकि फिर मैंने घर वालों को समझाया कि नहीं, कि ये नहीं करना है, मेरे को लॉ ही करना है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने ड्रॉप नहीं लिया। 12th के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो मेरा ग्रेजुएशन साइड बाय साइड चलता रहा BA में। और फिर मैंने 3rd ईयर में जब आया तो मेरे को नहीं, हाँ लॉ करना है। मैंने खूब सर्च किया कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, ये है वो है, प्राइवेट भी देखी, सिम्बायोसिस, जिंदल और ये सब देखी। लेकिन जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि नहीं, हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ करना है, क्योंकि हमारा आल्मा मैटर इतना अच्छा है। आप बड़े बड़े लॉयर देख लीजिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस देख लीजिए। तो ये हुआ कि नहीं, एक जो माहौल होता है, घर वालों को भी लगा नहीं, हाँ तो वो माहौल वही मिलेगा। अच्छा, आपने जैसे 3 इयर्स लॉ करने का डिसाइड किया, 5 इयर्स लॉ को पहले रख दिया कि पहले आपने ग्रेजुएशन किया फिर 3 इयर्स लॉ किया। आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है या क्या फेवर करता है, क्या फायदे हैं 3 इयर्स लॉ के या क्या फायदे हैं 5 इयर्स लॉ के? देखिए भैया, 3 इयर्स लॉ का ये फायदा है, और ये काफी अच्छा भी फायदा आप मान सकते हैं। 5 ईयर लॉ में आप कोई भी अलग एग्जाम है, आप 5 ईयर लॉ खत्म होने के बाद ही दे सकते हो। और 3 ईयर का ये बहुत अच्छा मेरिट है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग एनी अदर एग्जाम यू आर ऑप्टिंग। जो आपने सोच रखा, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। आप UPSC में बैठ सकते हो, स्टेट PCS में बैठ सकते हो, SSC में बैठ सकते हो। बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो आपको लगता है कि, क्योंकि भैया बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जो लॉ को प्लान भी रखते हैं, और मेरा ये मानना है कि प्लान भी होना जरूरी है। तो भाई जब प्लान भी, चलो ठीक है प्लान भी होना है, तो क्यों ना अच्छी जगह से हो, बिल्कुल, है ना। तो आपको अब जैसे ड्यू चूज किया, और ऐसा काफी कहा जाता है क्योंकि मैं वहीं से रहा हूँ, तो ऐसा काफी जब हम लोगों को NLU ग्रेजुएट से कंपेयर किया जाता है तो कहा जाता है कि ड्यू के जो ग्रेजुएट्स हैं, ड्यू के जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनमें स्किल सेट की काफी कमी है कंपेयर टू NLU ग्रेजुएट्स। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बात सच है? आपके हिसाब से क्या है इसमें सच्चाई? और दूसरी बात ये कि ड्यू NLU से कैसे डिफरेंट है? आपको भैया इस पे एक मीम भी रहा है, या एक इंस्टा पे काफी वायरल पोस्ट है कि मैंने 15 लाख 25 लाख लगा के NLU से लॉ कर लिया, लेकिन 20 साल बाद मेरे को उस आदमी को लॉ फर्म में मेरे को जॉब मिली है जिसने 6000 में लॉ फैकल्टी से लॉ किया था। बहुत है ना, वो उसके लिए प्लेसमेंट के पीछे भाग रहा है कि उनके चैम्बर में प्लेसमेंट। एक होता है भैया, देखिए लॉ का एक अपना करिश्मा अलग से, जो एक पहले से था कि भाई बढ़िया उतर रहे हैं आप। एक पावर होती है उस पोस्ट में, या आप किसी से नहीं डरते हो, आप भाई लॉ की नॉलेज रख रहे हो, सब कुछ लॉ से ही चल रहा है।
तो वो चीज होती है। देखिए आप एनएलयू में ठीक है आप चले जाते हो, नो डाउट एनएलयूज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक एनएलयू डीयू को क्या कहते हैं, फादर ऑफ ऑल एनएलयूज, क्योंकि एनएलयूज बने ही डीयू से। हाँ। हमारे हरि सिंह गौर जो थे एनएलयू दिल्ली जब पहला बना, उसके जो वो हमारे पहले डीयू लॉ फैकल्टी के ही डीन थे, उनके नाम पे कॉलेज भी है एमपी में, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। तो वो चीज रही, तो डीयू को कहते ही है कि डैडीज ऑफ ऑल एनएलयूज। अब आप एक बात बताओ कि जैसे आपके हिसाब से जैसे डीयू एलएलबी की तैयारी करने के लिए जी कितना टाइम सफिशिएंट होता है, कितना टाइम हम अगर दें, ठीक है, और कितने घंटे दें तो इतना टाइम कहा जा सकता है कि हाँ ऑलमोस्ट एक एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? देखिए भैया, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है, 2 से 3 महीना मैक्सिमम है इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। और 2 से 3 महीने जो टाइम पीरियड आपने बताया उसमें हमें कितना एवरेज स्टडी करना पड़ेगा, 4 घंटे 5 घंटे, कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा? कम से कम आपको 6 घंटे देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो चलिए आप 4 घंटे दे लो, लेकिन जब आपको पता है कि हाँ 2 महीने बचे हैं, 1.5 महीना बचा है, तो आपको 6 घंटे। मतलब अभी से, जैसे कि हम अभी देखें कि अभी का जो डेट है जनवरी फरवरी हमारे पास पूरा हाथ में है, तो अगर अभी से कोई अच्छे से तैयारी करे तो वो इजीली क्रैक कर सकता है इस एग्जाम। बहुत आराम से, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है उसमें मैंने 2 महीना 2.5 महीना पढ़ के मैंने क्रैक किया। अच्छा, एक आप देखे होंगे कि काफी आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया उस चीज का कि टेलीग्राम्स में बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं डीओएलबी प्रिपरेशन को लेके, काफी सारे क्विजेस होते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, काफी सारे फ्री मटेरियल सर्कुलेट होते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये इन ग्रुप्स का हिस्सा बनना चाहिए और ये फायदेमंद होता है, या फिर हमें ऑर्गेनाइज स्टडी करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए? भैया देखिए, बहुत ज्यादा शक्कर भी डायबिटीज कर देती है, ये कहते नहीं है। एक्सेस में हर चीज नुकसान ही करती है, फायदा नहीं करती है। देखिए आपको चैनल ढूंढना है कि नहीं, देखिए आपको सबसे पहले तो एग्जाम समझना है, एग्जाम में पूछ क्या रहा है। हाँ, ठीक है, मान लीजिए आपका पूछ रहा है सीयूटी लेवल का, आप प्रिपेयर करके जा रहे हो यूपीएससी लेवल का, क्योंकि ज्यादातर जो चैनल्स होते हैं ना वो भैया यूपीएससी लेवल के ही होते हैं, है ना। आपको यूपीएससी का ही करंट अफेयर्स ट्रांसफर कर देंगे उसी चैनल पे, आपसे कहेंगे नहीं आप विजन आईएएस का करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, लेकिन नहीं, करंट अफेयर्स इसमें क्या पूछता है, उसको पता है कि नहीं हाँ बच्चा ग्रेजुएशन करके आ रहा है, या बहुत सा बच्चा जो सीयूटी यूजी देता है कि वो 12th के बाद आ रहा है, उससे हमें कितना करंट अफेयर्स पूछना चाहिए। हर एग्जाम की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब जो यूपीएससी में बैठ रहा है उसको पता है कि यूपीएससी को बोर्ड को पता है कि नहीं हमको बच्चे से ऐसे पूछना है, कि उसको सब कुछ पता हो। लेकिन सीयूटी में उसको ये पता है कि हाँ एक कॉलेज स्टूडेंट जो पीजी कभी करेगा उसको कितनी नॉलेज होनी चाहिए। वो आपसे पूछेगा नहीं इस साल ऑस्कर किसको मिला, यूपीएससी में पूछेगा ऑस्कर क्यों मिलना चाहिए। तो वो चीज होती है, हमें काफी कंस्ट्रेंट रहना चाहिए, और जो रिलायबल सोर्सेज हैं कि हमको एक मतलब बच्चे को खुद समझना चाहिए कि नहीं यार ये चीज नहीं पूछेगा, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। हमको भी काफी, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली 1-2 का नहीं हो पाया, 1-2 क्या मतलब हम लोग 4 का ही ग्रुप था, तो जिसमें से सिर्फ 2 लोग का हो पाया। तो वो चीज रही, तो वो मेरे से कहते थे नहीं यार एनएस ये पढ़ लो वो पढ़ लो। मैं उनको मतलब लिटरली स्टार्टिंग से समझाता था कि नहीं यार ये चीज एक्सेस है, नहीं पढ़ो। मेरे को पता था कि नहीं ये नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न मैंने देखा पहले का, डीयू का देखा, तो मेरे को लगा सिमिलर टू एज मतलब ऐसे ही पूछेगा। अनस, अब थोड़ी सी बुक्स और मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं कि आपके हिसाब से आप पर्टिकुलरली बताना कि जैसे मैथ्स के लिए कौन से बुक पढ़े, ठीक है, और किस लेवल तक की क्वेश्चंस बनाए, रीजनिंग के लिए या कंप्यूटर के लिए, इंग्लिश के लिए, इन सब के लिए कौन से बुक पढ़े, या जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, और अपने हिसाब से बताना कि आपने कैसे किया, या आपके हिसाब से कौन सा बुक ऑप्ट करना सबसे बेटर रहेगा। देखिए भैया, मैथ्स के लिए तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि जो मैथ्स का लेवल आता है ना उसके हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है 30 डेज वंडर। अगर बच्चे उस बुक को कर लेते हैं ना, और वो भैया 30 डेज कहते हैं, वो बुक 15 दिन में खत्म करी जा सकती है, ऐसी बुक है। उसमें बहुत अच्छे से ट्रिक्स दी है, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है, बहुत मटेरियल है। बाकी नहीं तो आप, अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ इंग्लिश के लिए आप बताओ कि इंग्लिश के लिए तो 30 डेज वंडर बेस्ट। उसके बाहर से भैया, क्योंकि इंग्लिश अनप्रेडिक्टेबल है, आपको नहीं पता क्या पूछ लेगा क्या नहीं पूछेगा। रीजनिंग के लिए या कंप्यूटर के लिए जी, तो इंग्लिश पे थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं। इंग्लिश पे जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा ध्यान दो, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते जाओ, रीडिंग स्पीड आप इतनी अच्छी बढ़ाओगे। मेरे साथ यही हुआ, मतलब मेरे और अच्छा स्कोर होता,
मेरा पेपर थोड़ा सा छूट गया था। अच्छा। ये असर पड़ता है। और मेरा इंग्लिश का पैसेज ही था जो मतलब सबका सेक्शन अलग अलग आता है, मेरे में इंग्लिश लास्ट में आया, फिर उसके मतलब सेकंड लास्ट था, उसके बाद मैथ्स था। तो इंग्लिश में मेरा थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया पैसेज में, जिसके चक्कर में मेरा मैथ्स छूट गया। तो वो चीज थी। तो इंग्लिश पे भैया रीडिंग प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। एडिटोरियल द हिंदू का सबसे अच्छा, आप उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, रीडिंग हैबिट बनेगी। और कभी कभार ऐसा होता है ना भैया कि आपको वो एडिटोरियल ही दे देते हैं। ये चीज अक्सर एग्जाम में देखी जाती है कि द हिंदू का एडिटोरियल एक्सट्रैक्ट करके एज इट इज सेम आपको दे देंगे। तो वो चीज रहती है। और जीके जीएस का आप पूछ रहे थे, जैसे कि उस पे आते हैं। तो जीके जीएस में भैया आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना कि आपको वो एकदम पढ़ते चले जा रहे हैं यूपीएससी लेवल। देखिए बहुत हम ये मानते हैं कि सिलेबस काफी वाइड है जीके जीएस का, और पढ़ना आपको सब पड़ेगा, जिसमें कि हिस्ट्री सबसे मेन है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने तो क्या किया था, एसएससी के प्रीवियस ईयर जितने 15 साल के क्वेश्चन थे सब पढ़ के गया था, कुछ नहीं छोड़ा था। तो आपके हिसाब से कौन सा बुक बेटर रहेगा हमारे लिए जीके जीएस के लिए? एक तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और जो बहुत से हमारे लेवल के एग्जाम है, सीयूटी हो गया, या बहुत से जो लोअर लेवल के एग्जाम होते हैं, आप उनके करंट वो करिए, पीवाईक्यूज। और आप एक वो कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक पीडीएफ थी, मैंने वो टेलीग्राम से, वही कह रहे टेलीग्राम पे रिलायबल सोर्स फॉलो करना चाहिए। अच्छा। तो वो आपका ल्यूसेंट का 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ था। तो मैं बस वो 1000 क्वेश्चन पढ़ के गया था, और भैया सही बताएं मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था स्ट्रेटेजी, एक भी क्वेश्चन फुल ऑन फुल था। तो अब हम लोगों ने बुक्स की बात कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज का या मॉक टेस्ट का। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कितना फायदेमंद होता है, लोगों को लेना कंपलसरी है मॉक टेस्ट, या बिना मॉक टेस्ट का भी हम लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? भैया मॉक टेस्ट तो ऐसी चीज है ना कि जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, और मेरे साथ यही हुआ, जितने मतलब मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स थे, सेम मार्क्स, मतलब 4, 5, 10 मार्क्स सेम वही मेरे एग्जाम में है। और सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे सारे दोस्तों के साथ हुआ। और लास्ट के 15 दिन तो आपको मॉक के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहिए। जो थोड़ा बहुत आपका रिवीजन है, जैसे रीजनिंग में बहुत सी चीजें हैं, वो आपको लास्ट तक करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे। टाइम कर रहे हो, क्लॉक कर रहे हो, या कैलेंडर कर रहे हो, तो उसमें ट्रिक्स होती है काफी, वो ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व होता है लॉजिकल रीजनिंग, तो वो आपको लास्ट तक करनी पड़ेगी। मतलब मॉक्स भी करना, मॉक्स का असेसमेंट भी हमें करना है कि हमने कहाँ गलती किया। असेसमेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बार बार क्वेश्चन गलत कर रहे हो। और ये काम मतलब जैसे मैंने तो टीएलआई के मॉक्स लिए थे, तो काफी अच्छे मॉक्स थे, लेकिन और भी बहुत से अच्छे मॉक्स हैं जिसपे, क्योंकि अब की बार ये था ना भाई, किसी को नहीं पता था पेपर कैसा आएगा, पहली बार हुआ सीयूटी से, किसी को भी नहीं पता था। सबने अपने अपने हिसाब से मॉक्स बनाए, कोशिश करी कि नहीं ऐसा बना लो ऐसा बना लो, लेकिन नहीं, क्वेश्चन आए, मॉक से भी आए। और मॉक्स हमेशा रिलायबल होते हैं। मॉक से आपको पता रहेगा कि आप कितनी देर में पेपर कर पाओगे, क्योंकि मेरा 1-2 बार मॉक्स में हुआ कि हाँ पेपर छूटा, तो मेरे को पता था कि हाँ नहीं यार मेरे को टाइम थोड़ा लग रहा है, टाइम को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा मेरे को। नेक्स्ट, आप जैसे लॉ परस्यू कर रहे हो, तो आप 3 साल बाद जैसे, या फिर आप जो तैयारी करोगे इन 3 साल के जर्नी में, आप लॉ के बाद बेसिकली 3 साल के बाद या 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? मतलब आपका एम क्या है इसके बाद? मेन तो भैया एक लॉ एस्पिरेंट से आप पूछोगे ज्यादा, ठीक है, मैं सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ, हमारे पास काफी अच्छा एक वो है कि हम ठीक है लिटिगेशन, तो जब मेरे पास चांस है भैया जुडिशरी, अभी तो मेरा मेन फोकस है। मतलब आपका एम अभी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो जी अभी? क्योंकि हर लॉ एस्पिरेंट, हर क्या 90% कहेंगे, सबको नहीं, हर लॉ एस्पिरेंट को एक ऐसा लगता है कि ना वो जो कुर्सी है एक बार तो उस पर बैठना है। अच्छा, एक बात आप बताओ, जैसे आप सेकंड जनरेशन लॉयर हो, आपने ये कहा जी, तो क्या डिफरेंस होता है जो स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर और सेकंड जनरेशन, क्या फायदे हैं, क्या प्रिविलेजेस, आप ये बता सकते हो कि क्या एक्स्ट्रा फायदे होते हैं जो लोग सेकंड या थर्ड जनरेशन लॉयर्स? एक्स्ट्रा फायदा, सबसे बड़ा फायदा जो होता है ना भैया, वो एक तो होता है क्लाइंटेज। सबसे मेन फायदा तो यही है कि आप जो 10 साल 5 साल 15 साल जूते, एक लॉ में वो एक टर्म यूज किया जाता है, जूते घिस जाते हैं, ये काफी फेमस टर्म है कि प्रैक्टिस करने फर्स्ट जनरेशन लॉयर के जूते घिस जाते हैं। तो जो जूते घिसने वाला काम है ना, तो आपकी घिसाई बचा लेगा।
जो आप 15 साल में कनेक्शन बनाओगे वो आपके फादर हो चाहे जो भी हो रिलेटिव हो, आप एज अ सेकंड जनरेशन अगर आप अपने आप को काउंट कर रहे हो, वो चीज आपको बच जाएगी। और कुछ चीजें होती हैं कि ठीक है आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, आपको जो कोर्ट के अंदर कनेक्शन भैया बहुत जरूरी होता है, बिना कनेक्शन के कुछ नहीं होता है। आप कहीं भी जाओ कनेक्शन तो जरूरी है, तो कोर्ट के अंदर तो काफी अच्छी चीज है। मतलब आप ये कह रहे हो कि लिटिगेशन में काफी मदद हो जाती है अगर काफी सेकंड या थर्ड जनरेशन लॉयर। जैसे एक यूपीएससी जब इंसान प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो कहता है कि नहीं यार, जैसे सीयूईटी है, जैसे आप कोचिंग करा रहे हो, तो कोचिंग क्यों ज्वाइन करता है भाई? उसको जो 1.5 साल लगेगा, 1 साल कोर्स खत्म करने में लगेगा, वो आप उसका 2 महीने में करा दोगे, 3 महीने में करा दोगे, अच्छी तरीके से गाइडेंस करके। अच्छा, आप एक बात बताओ, जैसे आप लखनऊ से हो, आपने अपनी फादर की प्रैक्टिस देखी होगी, अभी आप दिल्ली में इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आपने यहाँ की भी कोर्ट प्रैक्टिस देखी है। आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है लखनऊ के प्रैक्टिस में और यहाँ के जो दिल्ली का जो प्रैक्टिस है लॉ में, क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? कि क्या दोनों सिमिलर हैं या फिर सिटीज में कुछ डिफरेंस होता है कि लखनऊ जैसे सिटीज में या दिल्ली से टियर 1 सिटीज में कुछ आपको अंतर दिखता है लॉ प्रैक्टिस? डिफरेंस तो है भैया, जो बात किस चीज का डिफरेंस आपको लगता है कि क्या इसमें? सबसे ज्यादा तो वर्सेटाइल है यहाँ का लीगल फील्ड, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, बहुत सी फील्ड है, आपको आईपीआर में काम करना है, आपको क्रिमिनोलॉजी में काम करना है, अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हर तरीके के लॉ फर्म्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, एनजीटी देख लीजिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत अच्छा काम। अगर आपको वो समझ में आ गए तो बहुत अच्छा काम है। मतलब यहाँ पे और ये भी कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट लॉ का स्कोप जो है वो टियर 1 सिटीज में ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे देखिए टियर 1 में अब बैंगलोर आ गया, बैंगलोर में काफी अच्छा स्कोप है कॉर्पोरेट लॉ का, वहां लिटिगेशन से बेटर आपको कॉर्पोरेट लॉ में स्कोप है। देखिए सिटी से सिटीज डिपेंड करता है। अगर आप दिल्ली या लखनऊ में देखोगे, लखनऊ में क्या है, कॉर्पोरेट से बेटर है आपका नॉर्मल लॉ प्रैक्टिस करो, कॉर्पोरेट से बेटर है लिटिगेशन। लेकिन आप दिल्ली में आते हो, यहाँ दोनों चीज का एक्सपोजर है कि कॉर्पोरेट लॉ का भी है और आपका नॉर्मल आप लिटिगेशन करते हो उसका भी। तो दिल्ली एक ऐसी जगह है ना भैया कि सबसे ज्यादा लॉ ग्रेजुएट्स अगर आप देखो कहाँ पे हैं पूरे इंडिया में, तो दिल्ली। और क्वालिटी लॉयर्स हैं यहाँ पे, मतलब अच्छे कॉलेज हैं, लॉ फैकल्टी सबसे अच्छा है, एनएलयू दिल्ली आ गया आपका, सिम्बायोसिस नोएडा आ गया। तो और जैसे मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, असल में मेरा जिस स्कूल में थे बैच जो था, सबसे ज्यादा बच्चे लॉ में ही, हम लोग ने पूरा ग्रुप था हमारा 40-50 बच्चों का, तो सबने लॉ पे ही ऑप्ट किया। कुछ फ्रेंड्स मेरे एनएलयूज में हैं, सिम्बायोसिस में अभी मेरा एक फ्रेंड है। तो ये चीज, और सब अब क्या है, जो पुणे में भी है फ्रेंड मेरी, तो अब क्या हो रहा है ना कि वो कहते हैं कि नहीं यार दिल्ली में ही चलो इंटर्नशिप करने के लिए। अभी रिसेंटली जिस पीजी में मैं रहता हूँ, तो वहां पे एक हम आए हैं हमारे यहाँ, मतलब थी फ्रेंड ही कह, मतलब उनसे मेरी मुलाकात हुई वहां पे, तो वो आई, तो वो सिम्बायोसिस पुणे से थी, तो वो आई दिल्ली सलमान खुर्शीद के इंटर्नशिप करने के लिए। तो कुछ तो बात है ऐसा, जो बच्चा पुणे से उठ के यहाँ आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक जुडिशरी का हार्ट है, एक तरह से आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, जुडिशरी का हार्ट है भैया। और ठीक है आप पुणे में हो, मैं मानता हूँ पुणे काफी अच्छा है, ठीक है, काफी अच्छा स्कोप है आपका कॉर्पोरेट लॉ में, लेकिन बहुत सा बच्चा ऐसा होता है ना भैया, उसको वो लॉ के करिश्मा से अट्रैक्ट होता है कि लॉ का जो करिश्मा है, आप कॉर्पोरेट लॉ में ठीक है, आप वेरी गुड, बहुत अच्छा पे करते हैं, लेकिन सबके लिए भैया पैसा प्रायोरिटी नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट फील्ड्स में कितना आपका इंटरेस्ट है वही मैटर करता है। अब जैसे एक चीज आप बता दो कि जैसे जो लोग दिल्ली आते हैं दूसरे शहर से, यहाँ पे जैसे रहने का खर्चा कितना लगता है पीजीज में, या फिर आप खुद का फ्लैट लेके रहते हो, एकोमोडेशन में कितना कॉस्ट आता है, या फिर फूडिंग एंड लॉजिंग में जैसे टोटली कितना कॉस्ट आता है आपके हिसाब से, कि काफी महंगा है या मॉडरेट पैसे में भी आपको मिल सकता है? भैया एरिया वाइज, क्योंकि काफी लोग काफी स्ट्रगल करते हैं छोटे शहर से बड़े शहर में आके जो रहते हैं दिल्ली में लॉ करने के लिए, तो उन्हें ये भी बताना इंपॉर्टेंट है कि खर्चे कितने आते हैं दिल्ली से लॉ करने के। भैया खर्चा सब कुछ अपने पे डिपेंड होता है, आप कैसे पीजी में रह रहे हो, आप किस एरिया में रह रहे हो। यहाँ कुछ 6,000-4,000 में भी पीजी मिल जाता है, और 6,000 में खाने के साथ साथ कपड़ा धुलने के साथ भी। अच्छा, मतलब 6,000 में आपको खाना और रहना भी मिल सकता है? इतने सस्ते पीजी अवेलेबल है नॉर्थ कैंपस में अवेलेबल है जी, लेकिन थोड़ा सा दूर है नॉर्थ कैंपस से 1-2 किलोमीटर। अच्छा। तो थोड़ा आपको हाँ मतलब थोड़ा वो करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी पीजी हैं जो 80,000 ले रहे हैं पर बेड, 80,000। अच्छा, ऐसे इतने महंगे भी पीजीज हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो इतना रेंज ऑफ आपको समझ आता है कितना कॉस्ट लग सकता है आपको दिल्ली में रहने के? हर रेंज का है, क्योंकि असल में भैया मार्केट है,
जहाँ मार्केट होगी वहाँ हर तरीके का प्लेयर होगा, बड़ा खेलने वाले भी हैं, छोटे खेलने वाले भी हैं, हर तरीके के बच्चे भी हैं। बिल्कुल अनस। अब अनस आप एक बात बताओ, जैसे आप लोग प्रिपेयर कर रहे थे जिस टाइम आप लोग होगा था और अचानक से आपने देखा होगा कि सिलेबस चेंज हो गया आपका, ठीक है, जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते थे जिसमें 60% क्वेश्चन सिर्फ लीगल के और कॉन्स्टिट्यूशन मिला के थे, अब अचानक से चेंज हो गया, एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट हो गया, तो आपके लिए फेवरेबल रहा या आपके अगेंस्ट में गया वो चीजें? भैया ये तो मतलब हम लोग जो है ना लीगल पहले DU-LLB के साथ ही प्रिपेयर कर रहे थे, वो एक काफी अच्छा एग्जाम होता था, DU-LLB का लीगल आता था। तो अभी जैसे हम लोग आए, हम लोग को थोड़ी दिक्कत फेस हुई क्योंकि पहले आदमी आता था तो बेसिक्स क्लियर रहते थे उसके लीगल के, क्योंकि DU को और DU अपना आप अलग कराता था, सबसे बेस्ट एंट्रेंस DU का माना जाता था जिस हिसाब से इसमें लीगल आता था। और फिर अचानक से ये जो CUET किया गया ना, ये एक काइंड ऑफ सेटबैक था हम लोग के लिए कि नहीं यार हम लोग ने लीगल प्रिपेयर किया, तो भैया हम लोग ने प्रिपेयर कर लिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि हमको पता था कि नहीं DU से होगा, तो वो काफी एग्जैजरेटेड रहा हमारे लिए, हम लोग को काफी अलग सोर्स देखने पड़े, जो प्रिपरेशन लॉ की कर ली थी वो तो एकदम वेस्ट हो गई एक तरीके से समझ लीजिए। लेकिन हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे भी पढ़ा उसमें, तो वो अब वो यूजफुल रहा, अब आपके फर्स्ट ईयर में काम आएगा वो। नेक्स्ट आप एक बात बताओ, आपसे काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए आज आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करना चाहेंगे, या आप ये क्वेश्चन नहीं है एक तरह का, आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी के एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, 2 महीने बाकी हैं आपके हिसाब से, उन्हें किन सब चीजों में फोकस करना चाहिए और किन सब चीजों से उन्हें रिफ्रेन करना चाहिए, आपके हिसाब से उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए 2-3 महीने के लिए, आप या फिर आप क्या मैसेज देना चाहोगे एस्पिरेंट्स को अपने हिसाब से? स्ट्रेटेजी और मैसेज दोनों। स्ट्रेटेजी तो ये है कि अब अगर 2 महीने हैं तो यू हैव टू पुल योर सॉक्स, क्योंकि 2 महीने और चीज़ें काफ़ी हैं पढ़ने को, आपको हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, ऊपर से थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स करना है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ करना है, और अब की बार सुन रहे हैं कि लीगल नॉलेज भी आएगा, तो थोड़ा ऊपर से IPC, फैमिली लॉ, थोड़ा तो आपको पता ही होना चाहिए कि हाँ नहीं रेप का सेक्शन क्या है, मर्डर का सेक्शन क्या है, और अब की बार जो 3 नए बिल आए, तो ये तो एकदम हॉट टॉपिक है और ये सबसे फेवरेट टॉपिक होगा लॉ एंट्रेंस का। इससे तो मतलब क्वेश्चन बच्चे को पता ही होना चाहिए कि इससे तो क्वेश्चन बनना है आपकी बार, ठीक है। और मैसेज तो भैया यही देंगे कि लॉ फैकल्टी जो है अपने में एक जेम है। आप लॉ कॉलेज जाओगे, ठीक है, मैं कहता हूँ NLU जाओ, लेकिन एक जो यहाँ का एक्सपोजर है, आप आर्ट फैकल्टी में बैठ रहे हो, रोज आप कोई ना कोई प्रोटेस्ट देख रहे हो, कोई ना कोई मार्च देख रहे हो, कोई ना कोई इवेंट देख रहे हो, तो एक जो एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छी पर्सनैलिटीज आ रही हैं, अभी मनोज सिन्हा आए, सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय सर आए, बहुत से लोग आते जाते हैं, तो एक जो एक्सपोजर जो वहां मिलता है ना, आप पॉलिटिक्स भी देख रहे हो जो कि NLUs में आप नहीं देख पाओगे। NLUs में पॉलिटिकल एक्सपोजर काफी कम है, काफी देखिए ओवरऑल ग्रूमिंग होती है। जैसे कपिल सिब्बल सर थे, वो हमारे यहाँ CLC से प्रेसिडेंट रहे, आज देख लीजिए कितने बड़े लॉयर, राज्यसभा से MP, किरण रिजिजू सर रहे, मायावती जी रही, और बहुत से ऐसे लोग रहे, अरुण जेटली सर रहे। तो देखिए एक होता है कि नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है, और एक ये कहा जाता है कि नहीं DU से प्लेसमेंट नहीं है, ये एक काफी अच्छा वो बात है कि कहते हैं कि DU से प्लेसमेंट नहीं है। भैया एक होती है प्लेसमेंट ऑफ कैंपस, एक होती है ऑन कैंपस। ऑन कैंपस में प्लेसमेंट ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और जहां तक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की बात है, बहुत अच्छी है। आप किसी भी लॉ फर्म में जाते हो, क्योंकि 90 मतलब ज्यादातर जो अच्छे लॉयर्स हैं यहाँ पे ज्यादातर DU से ही निकले होंगे, तो आपका तुरंत देखते हैं कि नहीं आप DU से हो, तो आपको ले लेते हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे अनस, और यहाँ आने के लिए काफी शुक्रिया आपका काफी। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आपके अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पर्सनली मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।